अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिंग फोर्सेस। हम इसे वन डायमेंशन में देखने वाले हैं, यानी लीनियर आप कह सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन पे जो वर्क डन हो रहा होगा। इसकी एक एग्जांपल देखेंगे, मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली। कंप्रेस का केस भी देखेंगे, स्ट्रेच का केस भी देखेंगे। तो वो वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड की भी इंपॉर्टेंस देखेंगे। फिर हम देखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स टू डायमेंशनल केस, यानी कि एक कर्व सरफेस के ऊपर आपने देखना है कि वर्क डन वेरिएबल फोर्स का कैसे निकाला जा सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कि आपने इससे पहले जो फॉर्मूला बनाया है वो तो वर्क डन और कांस्टेंट फोर्स के लिए बनाया है, यानी W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। हम कब लगा सकते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट होगी। मगर आज का जो सारा टॉपिक है वो तो वेरिएबल फोर्स के बारे में है। तो शुरू करते हैं जनाब। पहले तो वेरिएबल फोर्स समझ लेना क्या है। तो हम जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तब भी वेक्टर बदलेगा, अगर डायरेक्शन बदलेगी तब भी वेक्टर बदलेगा, अगर दोनों बदल गई तब भी वेक्टर बदलेगा। तो इसका मतलब अगर जब मैं कहता हूं फोर्स वेरी कर सकती है, तो आपके ज़हन में क्या क्या आना चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल सकता है, आपके ज़हन में आना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन बदल सकती है, आपके ज़हन में आना चाहिए फोर्स की दोनों चीजें बदल सकती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो बहुत सारी सिचुएशन हमारे पास आती हैं जिसमें बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है या कर्व पाथ पे जा रहा है। स्ट्रेट लाइन पे जाने का मतलब है कि उसका डायरेक्शन तो नहीं बदल रही, मगर मैग्नीट्यूड तो बदल सकता है। कर्व साइड पे जा रहा है तो अब हो सकता है मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो और डायरेक्शन भी बदल रही हो, या सिर्फ डायरेक्शन बदल रही हो। तो बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। अब जैसे आप एक केस समझो, स्प्रिंग का केस है। तो जब आप स्प्रिंग का केस है, जब आप स्प्रिंग को पुश करोगे, हल्का सा दबाते हो तो आसानी से दब जाता है। मजीद उसे दबाना हो तो सोचो क्या उतनी फोर्स लगेगी? नहीं, अब पहले से क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और ज्यादा प्रेस करना हो तो मजीद फोर्स ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है। हर बार आपको पहले उसे मसलसल दबाने के लिए पहले से ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ रही है। तो ये कहानी है जनाब किसकी? वेरिएबल फोर्स की। ठीक होगी बात। अब जो पहली हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है कि वर्क डन मुझे देखना है किसमें? वेरिएबल फोर्स का। आप कह लो स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसमें आपका वन डायमेंशनल केस है। आपको दिखाया जा रहा है कि लेट्स से एक फोर्स है जो वन डायरेक्शन में एक्ट करती है। इसका ना डायरेक्शन तो सेम रहती है, फर्क किसमें आ रहा है? मैग्नीट्यूड में। यानी मैग्नीट्यूड उसका चेंज आ रहा है। हम सिर्फ किस एक्सिस के अलोंग देखेंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे। तो फोर्स के साथ मैं एफ एक्स मेंशन कर दूंगा। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि एफ एक्स इज आपके पास एक फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, और फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। यानी इनिशियल पोजीशन एक्स आई पे मैग्नीट्यूड कुछ और है और फाइनल पोजीशन एक्स एफ पे मैग्नीट्यूड कुछ और है। इसका मतलब जब हम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे जाते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो अब इसका वर्क कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करने वाले हैं जनाब, जितना फासला आप ग्राफ बनाओगे कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बन जाएगा, जो जो वैल्यू आती जाएंगी ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है जनाब कि ये जो पूरा पाथ बन गया जिसमें मेरी फोर्स में चेंज आ रही है, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगा। ठीक है, मैं पूरे रास्ते के छोटे छोटे पैच बना दूंगा। डेल्टा आप देख सकते हो, डेल्टा एक्स से मैं जाहिर कर रहा हूं। तो आपने एन नंबर ऑफ पैचेस बना दिए, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एन टुकड़े कर दिए रास्ते के। अब ये एन टुकड़े क्या सोच के करने हैं कि भाई इस हर टुकड़े के अंदर फोर्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला मैंने बनाया है एफ डी कॉस थीटा, उसमें फोर्स कांस्टेंट होगी। तो जितना पैच छोटा बनाओगे फोर्स के कांस्टेंट रहने के चांस ज्यादा होंगे। तो आप देखो फर्स्ट इंटरवल यहां पे देखो जरा आपके पास, तो आप कहोगे डेल्टा एक्स, उसमें अगर इंटरवल आ रहा है तो आप कहोगे कि भाई इसमें आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है। तो इसमें जो फोर्स कंसीडर कर रही है लेट्स से उसे हम F1 कह सकते हैं। तो आपके पहला वर्क डन आ जाएगा डेल्टा W1, और डेल्टा W1 में आपने क्या लिख दिया कि भाई डेल्टा W1 बराबर है किसके? F1 डेल्टा X। अब देखो डेल्टा X के साथ मैंने 1 नहीं लगाया, क्यों? मैंने सारे पैचेस एक साइज के बनाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने क्या किया है कि पहले पैच का वर्क निकाला है, क्योंकि पहले पैच में जो फोर्स
वेलोसिटी दैट इज F1 और जो पैच का साइज है वो कितना है डेल्टा एक्स है, तो आपके पास F डेल्टा एक्स आ जाएगा। लंबाई ज़रब चौड़ाई का भी कंसेप्ट आ जाएगा, यानी एरिया अगर आप इस जो आपने एक रेक्टेंगल या आपको एक शक्ल दिखाई दे रही है, इसमें फोर्स आपका जो लेंथ इनटू विड्थ का कंसेप्ट देखो तो एक तरफ F1 मिलेगा और एक तरफ से आपको डेल्टा एक्स मिलेगा। समझ आ गई बात? तो अब अगला इंटरवल देखो आप। अब जब आप अगले इंटरवल पे जाओगे तो क्या होगा कि आप पहले कितना ट्राई कर चुके थे, एक्स आई तो आपकी इनिशियल पोजीशन थी ना प्लस डेल्टा एक्स पहला पैच, अब एक्स आई से आगे टू डेल्टा एक्स फाइनल पोजीशन अब आपकी ये हो चुकी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेल्टा एक्स ही बचेगा आपके पास। तो F2 का वर्क डन कैसे निकलेगा, वो आपको होगे डेल्टा W2 F2 डेल्टा एक्स, क्योंकि पैच का साइज तो वही रहा ना। अब आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल करके आपको अगले पैच का साइज मिल गया। तो अब इस तरीके से सारे वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लेने हैं और फिर उनको जमा कर देना है। तो वो आप जितने पैचेस वर्क करोगे तो आपके पास डेल्टा W1 डेल्टा W2 डेल्टा 3 और डेल्टा WN, तो आप सारे के वर्क निकाल लोगे। डेल्टा एक्स चूंकि सेम है तो आप F फोर्स इकट्ठी करके जमा कर दोगे, तो समेशन I to N FI आ जाएगा, यानी आपने N पैचेस बनाए थे फोर्सेस के लिए। अब आपके पास इसमें हर पैच के अंदर मैंने क्या माना कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अब ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, अगर आप गौर करो तो ये जो पैच लिया था इसमें फोर्स आपकी इस रेड लाइन से दाएं बाएं निकल रही है, यानी ये रेड लाइन उठ भी रही है ऊपर, तो इसमें फोर्स एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं है। एग्जैक्ट कांस्टेंट कब मिलेगी, जितना पैच छोटा करते जाओगे फोर्स के कांस्टेंट होने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं लिमिट दे दूं कि भाई डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब जितना आप साइज छोटा करोगे पैच का, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, तो जितना पैच स्मॉल होगा आप अप्रोचेस टू जीरो करोगे, एक पॉइंट तक पहुंच जाओगे। इक्वल टू जीरो नहीं कर रहे, अप्रोचेस टू जीरो कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास वो जो एक पॉइंट पे फोर्स तो तकरीबन क्या 100% कांस्टेंट होगी। तो आप कहोगे इस तरीके से आप फोर्स को कांस्टेंट कर लोगे कि पैच इंतहाई छोटा हो जाए, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क आपने जो निकाली थी एक तरह से अब उस पर लिमिट का केस लग गया है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ गया। तो इस तरीके से आप एक्यूरेट वर्क डन निकाल सकते हो। तो ठीक हो गया। अब आप इसको समेशन को आप इंटीग्रल की फॉर्म में ले लोगे, क्योंकि आपने इनफाइनाइट एक तरह से पैचेस बना दिए हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अगर काउंटेबल हो पैचेस तो मैं समेशन की सिंबल यूज करूंगा, अगर काउंटेबल मेरे लिए ना रहे फिर मैं इंटीग्रल की सिंबल यूज कर लूंगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा। तो आपने टोटल वर्क डन निकाल लिया यहां से। अब ये वर्क डन बेसिकली न्यूमेरिकली इक्वल हो गया किस चीज के, जो आपने एरिया निकाला है, हर पैच का एरिया निकाला ना, लंबाई लेंथ इनटू विड्थ लेंथ इनटू विड्थ लेंथ इनटू विड्थ, तो वो टोटल एरिया जो उस पैच के नीचे था वो आ गया एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब चूंकि आप देखो मैंने एफ के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट पे कोई साइन नहीं डाला, वेक्टर का नोटेशन नहीं यूज किया, क्यों? क्योंकि मैं जा ही एक सिमत में रहा हूं, तो आपके पास यानी आप एक ही एक्सिस को भी डिस्कस कर रहे हैं, फोर्स पॉजिटिव होगी अगर आप एक्स की सिमत में जाओगे, फोर्स नेगेटिव आप कंसीडर वर्क नेगेटिव कंसीडर करोगे अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के मुखालिफ जा रही होगी, ठीक है। फिर वक्त तो हम फोर्स को उसी सिमत में कंसीडर कर रहे थे जिस सिमत में हम डिस्प्लेसमेंट की सिमत में जा रहे थे, ठीक है। अब आप अगर स्प्रिंग का केस समझते हो तो स्प्रिंग के केस को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो एक स्प्रिंग है, आपने उसको एक सिरे से बांधा हुआ है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, x इज इक्वल टू जीरो, उसका मास कितना है m है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k है। अगर आप उस पर एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट की, आपने उसे स्ट्रेच दे रहे हैं। तो जब आप स्ट्रेच देंगे तो आप अपनी फोर्स देखेंगे f इज इक्वल टू kx के तौर पे। तो इसका एक्शन, अब जाहिर स्प्रिंग को आपने खींचा है तो हुक्स लॉ आ जाएगा, तो जिसे कहेंगे एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी जो कि आप स्प्रिंग लगाएगा उसे, तो वो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। एस यहाँ पे किसके लिए आ रहा है कि आपके पास वो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, स्प्रिंग की जो फोर्स आ रही है। तो अब जो इक्वेशन 1 है ये हुक्स लॉ है बेसिकली, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी लगाई गई फोर्स के मुखालिफ है, जिस सिमत में मैं खींच रहा हूं उसके ये मुखालिफ है, तो इसलिए उसके साथ अपोजिट आएगा, यानी स्प्रिंग जिस जानिब जा रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्स उसके मुखालिफ है, इसलिए उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो जब आप कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, अब आपके पास स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो अंदर की जानिब है, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स अभी भी मुखालिफ है, ठीक है, क्योंकि वो उसको हर हाल में मीन पोजीशन पे लेके आना चाहती है,
ठीक है, तो ये अब चीज आपको समझ आ रही है। अभी तो हम फोर्स समझ रहे हैं ना, तो अब वर्क का भी समझते हैं। तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स की जिसे हम बात कर रहे हैं, तो वो हर हाल में उसको वापस लाना चाहती है, कहाँ पे, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो हम कहेंगे जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है x ग्रेटर देन 0, आप राइट हैंड पे जा रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस समझ लो, तो आपकी एफ नेगेटिव है। हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अब डायरेक्शन, तो एफ नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एफ इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जब आप उसे कंप्रेस कर रहे हो तो एफ इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप एफ को क्या मानोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन। तो अब आपने समझा कि आपने देखा इसकी वैल्यू अब नेगेटिव में जा रही थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो ये आपने स्प्रिंग की फोर्स को कंसीडर किया है। ठीक होगी बात? तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है तो स्प्रिंग की फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, तो नेगेटिव कंसीडर होगी। जबकि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट, अब आप नेगेटिव एक्सिस पे स्प्रिंग को ले जा रहे हैं, तो फोर्स आपकी जो स्प्रिंग वाली है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब होगी। तो ये ग्राफ की मदद से समझाया हुआ है। अब आपने चूंकि वर्क निकालना है कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना वर्क करती है और एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करती है, तो आप कह लें पहले रिस्टोरिंग फोर्स का वर्क, तो आप कहेंगे भाई हमने से डिस्प्लेसमेंट किया है x0 से x, यानी स्ट्रेच का केस ला रहे हैं आप इसे। ठीक है, तो अब आप xi से xf तक ले जाएंगे। आप चूंकि आपने ग्रेटर देन पॉजिटिव किया तो एफ क्या आ जाएगी? आपकी नेगेटिव आ जाएगी। तो आपने वो नेगेटिव वैल्यू प्लेस की, माइनस के बाहर रख के इसको आप इंटीग्रल ले लोगे, एक्स के आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो एक पावर बढ़ेगी, साथ में डिवाइड कर देंगे, आप उसमें इनिशियल से फाइनल वैल्यू की बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, तो जवाब आ जाएगा ये आपके स्प्रिंग ने जो वर्क किया है रिस्टोरिंग फोर्स -1/2 kx² आ जाएगा। अब अगर आप एक्सटर्नल फोर्स का देखो तो वो अब आपके पास fs इंटू ds आ जाएगा, तो kx चूंकि पॉजिटिव आ रहा है तो वो उतनी ही होगी जितनी आपके स्प्रिंग ने फोर्स की, बट ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसका मतलब अब आप ये जो एरिया बना था, आप इसके एरिया की मदद से भी वर्क डन निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी पिछला केस देखा कि एरिया अंडर द ग्राफ भी आपको वर्क देता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व जो एरिया होगा वो भी आपको वर्क बताएगा। ठीक है, वो नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क अब आप खुद ही वहां से कंसीडर कर लेंगे। तो अब जो चीज हमने देखनी है वो क्या है? वर्क डन वेरिएबल फोर्स अलोंग अ कर्व पाथ, यानी 2 डायमेंशन केस में है। तो अब अगर आप एक कर्व पाथ पे जा रहे हैं तो इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है। आप देख सकते हो जो फिग मैंने ली इसमें फोर्स का वेक्टर छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन कुछ हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ हो रहा है, यानी दोनों चीजें बदल रही हैं। डायरेक्शन भी बदल रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, दो बोथ आर चेंजिंग, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इस केस में हम वर्क कैसे निकालेंगे? तो अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से पाथ के छोटे छोटे क्या बना लेने हैं, डिस्प्लेसमेंट पैचेस बना लेने हैं, और हर पैच के अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखनी है। वो कैसे पता चलेगी? टेंजेंट लगा के पता चलेगी, जैसे आप इस केस में देख रहे हैं। तो अब इसका मतलब आपने दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए, एक आई और एक एफ है, इसके बीच में जो आपका एंगल चल रहा है डेट इज फाई है, तो हर पैच के लिए अलग अलग वर्क निकाल लेंगे। तो आपके पास जो फोर्स है वो आपने फोर्स का वो हिस्सा लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की सीमत में आएगा। ये हमने अपने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो अब आपके पास ये जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, ये अब आप निकालोगे आई से एफ तक छोटे छोटे पैच करके, और हर पैच का वर्क निकालते जाओगे और एट द एंड सारे पैचेस के वर्क को सम कर लोगे। जितना पैच छोटा होगा फोर्स के कांस्टेंट रहने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो की कंडीशन दी, आप इसे डीएस ले लोगे, तो आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, क्योंकि आपने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की सिंथ में है। अब ये इंटीग्रल हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ना मुझे फाई पता है ना मुझे एफ पता है। फाई और एफ की वैल्यू निकलेगी डीएस के साथ, हम उसको सॉल्व करके तो उसका इंटीग्रल ले लेंगे। इसका एक और तरीका हम करेंगे कि एफ इज इक्वल टू फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिया, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो आप कहेंगे एफ डॉट डीएस किसके बराबर
आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब ये वैल्यू क्या आप इक्वेशन नंबर 2 में नहीं सोच सकते कि एफ डॉट डी एस की जगह हम ये वैल्यू लगा दें, तो ये वैल्यू वहां पे आप प्लेस कर सकते हैं, यानी ये उसी के बराबर आ जाएगा ना, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 3 और 4 आपने सोची है, ये क्या कहलाती है, लाइन इंटीग्रल कहलाती है, क्योंकि आपने एक एफ एक्स को डी एक्स के साथ देखा, एफ वाई को डी वाई के साथ देखा, दोनों को अलग अलग इंटीग्रल लेके आपस में जमा भी किया जा सकता है। अगर आप 3 डायमेंशन में होंगे तो इसी सोच पे आ जाएंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, दे आर आल्सो लाइन इंटीग्रल आ जाएंगे आपके पास। तो ये एक आसान सा टॉपिक था आपके पास, वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट था, बड़ा सादा सा मुद्दा है कि रास्ते के छोटे छोटे टुकड़े करो, जितना टुकड़ा छोटा होगा उसमें फोर्स कांस्टेंट रहेगी, रहने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। वर्क आप कैलकुलेट करो हर टुकड़े का, तो आप एरिया देखोगे तो लेंथ इनटू विड्थ, एक तरफ लेंथ से आपको फोर्स मिल जाएगी, विड्थ से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, एरिया निकालते जाओ पैच का पैच का पैच का, एट द एंड सारे वर्क जमा कर दो तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। ये हमारा सादा सा मुद्दा है। ठीक होगी बात जनाब? तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।